दोस्तों, जापान सदियों से कई मामले में आगे है। जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो जापान का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान और भी किस चीज के लिए फेमस है? अगर नहीं तो दिल थाम कर बैठिए जनाब, क्योंकि वीडियो का सफर रोमांचक होने वाला है। आज हम आपको मिलवाएंगे जापान के उन खूंखार गैंग से जिनका वहां की सरकार भी कुछ नहीं उखाड़ पाई। नार्कोस। दोस्तों, क्या आपने नेटफ्लिक्स पर पॉपुलर सीरीज नार्कोस देखी है? क्या आप जानते हैं कि नार्कोस रियल लाइफ पर्सन पाब्लो एस्कोबार की स्टोरी है? आपको बता दें कि पाब्लो एस्कोबार एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। उसके नाम पर कई मर्डर, चोरियां और डकैती जैसे सीरियस क्राइम्स दर्ज हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर मूवीज में होता है ना, कि हीरो बुरे लोगों को सबक सिखाता है और गरीब लाचार लोगों की मदद करता है, पाब्लो एस्कोबार की कहानी भी कुछ ऐसी रॉबिन हुड वाली थी। जब कभी भी पाब्लो एस्कोबार किसी गरीब लाचार पर अत्याचार होते देखता था तो उसका खून खौल उठता था। एस्कोबार से जहां कुछ लोग डरते थे, वहीं कई लोग उसे मसीहा भी मानते थे। कहा जाता है कि कोई भी फरियादी जब अपनी फरियाद लेकर पाब्लो के यहाँ आता था तो पाब्लो हर हालत में उसकी मदद करता था। अपनी ताकत और अपने पैसों से वो गरीबों की मदद किया करता था। यानी एक ही इंसान के दो चेहरे। दोस्तों, अगर पाब्लो एस्कोबार की कहानी में इंटरेस्टेड हो और उसे अच्छे से समझना चाहते हो तो आप वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी देख सकते हो। पाब्लो एस्कोबार की कहानी कहीं ना कहीं सुल्तान मिर्जा से मैच करती है। अब जाहिर है कि आपके मन में गैंग्स को लेकर कई सवाल उमड़ रहे होंगे कि क्या पाब्लो एस्कोबार की तरह जापान के बाकी गैंग्स भी गरीबों के मसीहा बने हैं, या ये गैंग्स आखिर बनते कैसे हैं? क्या इन गैंग्स की कोई अलग पहचान होती है, और क्या सरकार इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करती? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जापान में एस्कोबार के नार्कोस की तरह जो एक दूसरा गैंग था, उसका नाम है याकुजा। वैसे तो ये भी खुद को गरीबों का मसीहा ही कहते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी सच्चाई जान ली तो जापान जाने से पहले 100 बार जरूर कुछ सोचेंगे। याकुजा गिरोह सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस गैंग की एक अलग ही पहचान होती है। याकुजा के गैंग में मौजूद सभी मेंबर्स के बदन पर बड़े से टैटू बने होते हैं। वैसे तो जापान में टैटू हमेशा से कैदियों और माफियाओं का निशाना रहा है, लेकिन याकुजा गिरोह ने इन टैटू को एक अलग ही दर्जा दिया है। इनके शरीर पर बने टैटू हर किसी से अलग हैं। कहा जाता है कि याकुजा गैंग में टैटू का चलन 19वीं सदी से चला आ रहा है, और आज इस गैंग में शामिल होने से पहले हर मेंबर को अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाने पड़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि टैटूज बनवाना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन मित्रों, ये टैटूज मशीन से नहीं बनाए जाते बल्कि बांस के पतले तिनकों से बनाए जाते हैं, जिनका दर्द बहुत ही भयानक होता है। अब अगर आप इस गैंग के बारे में इतना जान ही गए तो एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इस गैंग की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, माना जाता है कि याकुजा गैंग की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। तब बुरा कौमिन वर्ग जापान में सबसे तुच्छ माना जाता था और समाज में इनकी कोई इज्जत नहीं थी। यहाँ तक कि सरकार भी इन पर ध्यान नहीं देती थी। गरीबी और पक्षपात के कारण जब समाज में इन्हें जगह नहीं मिली तो अपने पेट के लिए बुराकुमीन समुदाय के लोगों को चोरी, डकैती और जुए का सहारा लेना पड़ा। बुराकुमीन ग्रुप 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसमें एक ग्रुप था टेकिया और दूसरा था बोकुतो। ये दोनों ही ग्रुप्स चोरी, डकैती और गैम्बलिंग का काम करते थे। टेकिया जगह जगह से चोरी हुए सामानों को त्योहारों के टाइम मेला और बाजारों में बेचा करते थे, और वहीं बोकुतो समाज के लोग खाली पड़े गिरजाघरों और बिल्डिंग्स में गैर कानूनी गैम्बलिंग चलाया करते थे। धीरे धीरे इनका ये धंधा बड़े लेवल पर होने लगा। चोरी और डकैती जैसे छोटे छोटे अपराधों का अंजाम देने के लिए ये लोग जाने जाने लगे, और देखते ही देखते इसने एक जाने माने गैंग का रूप ले लिया। जब इनकी पावर और पैसा दोनों बढ़ने लगे तो सरकार को भी इनकी इम्पोर्टेंस का पता चल गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सरकार भी इनसे मिल गई और उनकी करतूतों पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ नहीं किया। इनका बिजनेस न सिर्फ डकैती बल्कि बड़े लेवल पर ड्रग्स डीलिंग, पॉर्न इंडस्ट्री और तो और स्टॉक मार्केटिंग स्कैम्स तक फैल चुका था। और देखते ही देखते याकुजा जापान का सबसे खतरनाक गैंग बन गया। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इनकी पॉपुलेशन 18 लाख तक पहुंच गई थी। इस गैंग के सभी मेंबर एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। इस परिवार में कुछ अच्छे तो कुछ बहुत ही कड़े नियमों को माना जाता है, और इस गैंग में शामिल होने वाले सदस्यों को कोकून का टैग दिया जाता है। कोकून का मतलब होता है बच्चा, और इस बॉस को ओयाबुन यानी सहारा देने वाला माना जाता है। याकुजा गैंग से जुड़ने वाले हर मेंबर का बाकायदा दीक्षा संस्कार होता है, और इसमें एक रस्म निभाई जाती है जिसमें नया मेंबर अपने बॉस के साथ बात करते समय शराब पीता है। इस नए मेंबर का बॉस उसे मिट्टी की प्याली में थोड़ी सी शराब सर्व करता है और खुद की प्याली में पूरी शराब डालता है, जो ये शो करता है कि याकुजा में ओयाबुन कोकून से ऊंचे पद पर होते हैं, और साथ बैठकर शराब पीने से नए सदस्य ऑफिशियली याकुजा के मेंबर हो जाते हैं। फिर उस मेंबर को अपने पूरे बदन पर टैटू बनवाना पड़ता है।
दोस्तों, एक दिल दहला देने वाला रिवाज ये भी है कि अगर याकूजा के किसी मेंबर से गलती हो जाती है तो सजा के तौर पर उस सदस्य को अपनी उंगली काट कर बॉस को देनी पड़ती है। यहाँ पर कटी हुई उंगली को माफी का प्रतीक माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, अगर उस सदस्य से दोबारा गलती हो जाती है तो उसे अपनी बाकी की उंगलियों को भी काट कर देना पड़ता है। इसीलिए जापान में कटी हुई उंगलियां और अजीब और गरीब टैटूज देखकर याकूजा मेंबर्स को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आज याकूजा 4 ग्रुप्स में बंटकर पूरे जापान में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इनके नाम हैं यामागुची गुमी, सुमियोशी काई, इनागावा काई, आइजिको तेत्सु। इनके अंदर भी याकूजा कई ग्रुपों में बटा हुआ है और अलग अलग कामों को अंजाम देता है। जापान में जितनी भी ड्रग डीलिंग्स होती हैं वो सब याकूजा ही करवाते हैं। ये वो गिरोह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने पूरी दुनिया में अश्लीलता को फैलाया है। जी हाँ, ये गिरोह पॉर्न फिल्मों का बिजनेस भी करता है और दुनिया भर की हजारों लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता है। यही नहीं, अपने इस धंधे को मजबूत बनाने के लिए ये गिरोह दुनिया के कई देशों में लड़कियां भी सप्लाई करते हैं और दुनिया भर से लड़कियों को धोखाधड़ी से नौकरी का लालच देकर जापान लेकर आते हैं, फिर उनसे गंदे काम करवाते हैं। इस काम में इनको महारत हासिल है। इनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि आज जापान में जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सब के लिए याकूजा को ही जिम्मेदार माना जाता है। छोटे मोटे क्राइम्स को करने में लोग पुलिस से ज्यादा याकूजा से डरते हैं, क्योंकि एक बार इस लाइन में कोई आ गया तो याकूजा उसे या तो अपनी टीम में ले लेता है या फिर मार डालता है। याकूजा के इतने सारे काले कारनामों को रोकने के लिए सरकार ने अब कई सालों बाद साल 2007 में कुछ कानून बनाए हैं ताकि याकूजा का प्रभाव कंपनीज में कम हो सके और ये बिजनेस में एंट्री ना ले सके। सरकारी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर की मेहनत की वजह से याकूजा का प्रभाव काफी हद तक कम भी होने लगा है और इन कानूनों के आने के बाद याकूजा की आबादी काफी कम हो गई है और अब ये केवल 18,000 मेंबर ही इस ग्रुप में शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अक्सर खतरनाक गैंग्स अपने आप को गरीबों का मसीहा कहने लगता है। याकूजा ने भी ऐसा ही किया, पर क्या सचमुच में गरीबों की मदद करते थे? दोस्तों, याकूजा अपने आप को मसीहा इसलिए कहता है क्योंकि जब सरकार के बनाए गए कानूनों से इनका दबदबा कम होने लगा तो ये लोग समाज सेवा में जुट गए। कभी कोई आपदा आए तो सबसे पहले याकूजा अपने मेंबर्स को भेज लोगों तक मदद पहुंचाता है। 2011 में आई सुनामी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी तबाही से सरकार भी पस्त हो गई थी। तब याकूजा ही सबसे पहले लोगों तक मदद लेकर आया था, उन्हें खाने पीने से लेकर रहने तक की जगह दी। आज जापान में कहीं भी गरीब समाज के बारे में याकूजा को पता चलता है तो वो सबसे पहले उसकी मदद के लिए दौड़ आता है। कोई भी पिछड़ी जाति यहाँ पर जैसे समाज से निकाला गया हो, उसका याकूजा अपने परिवार की तरह स्वागत करता है और जब भी कोई याकूजा से मदद मांगने के लिए जाता है तो याकूजा उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजते। याकूजा समाज आज किसी भी आदमी को परेशान नहीं करता और जब भी कोई इनके पास अपनी परेशानी लेकर आता है तो ये लोग उसकी परेशानी को पूरी तरह से दूर कर देते हैं और जब तक सामने वाले व्यक्ति की समस्या दूर नहीं होती ये लोग खुद उसे सहारा देते हैं। यही वजह है कि आज कई लोग इस गैंग को अपराधी मानने के बजाय अपना मसीहा मानते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।